सो गाइस, आपका नीट 2025 का सिलेबस रिलीज हो चुका है और फाइनली क्लियर हो गया है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में फ्रॉग, जो एक इंसेक्ट नहीं एम्फिबियन है, वो डेफिनेटली आने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये बाद के भरोसे छोड़ा हुआ था, उनके लिए आज का एक क्विक सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम हार्डली 1 आवर 45 मिनट्स में एक एक फ्रॉग का कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए याद कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। सो इस बिना किसी देरी के फ्रॉग पे तुरंत आ जाते हैं। तो एनिमल टिश्यूज अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि वो भी सिलेबस का पार्ट है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और उसके अलावा अगर कॉकरोच करना है तो वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। तो फ्रॉग पे आ जाते हैं। सबसे पहले फ्रॉग की अगर बात करें तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एक एम्फिबियन है, ना कि एक इंसेक्ट, जो कि आपकी एनएमसी बार बार उसको समझ लेती है। तो गाइज, यहाँ पर आपका होने वाला है फ्रॉग एम्फिबियन। अब यहाँ पर जो एम्फिबियन वर्ड है, उसमें जो एम्फी आता है, इसकी जो क्लास है वो एम्फिबियन, उसमें जो एम्फी आता है इसका मतलब है डुअल। इसकी डुअल लाइफ होती है। एक तो होती है वाटर में, थोड़ा सा एक्वेटिक, एक होती है लैंड पे, जो कि थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल। तो ये लैंड पे भी अच्छे से रह सकता है और पानी में भी अच्छे से रह सकता है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइफ दिखाता है। इसी वजह से हम इसको गाइस एम्फिबियन बोलते हैं। और इसी वजह से जो आपके ब्रायोफाइट्स हमने प्लांट किंगडम में पढ़े थे, उनका निक नेम पड़ा था, क्योंकि वो भी पानी और लैंड पे दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो गाइस, लैंड प्लस वाटर पे रहने वाले हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रॉग्स, और क्लास हो गई एम्फीबिया। और उसके अलावा इसका फाइलम हो गया कॉर्डेटा। तो जैसे हम में नोटोकॉर्ड होता है, इनमें भी नोटोकॉर्ड होता है गाइस। तो इसी वजह से ये आ गए कॉर्डेटा में। तो अगर हम बात करें कि कॉमनली कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं इसमें, तो मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्रॉग जो हमारे इंडिया में होता है खासतौर पे, जिसके बारे में हम आज बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं गाइस, वो है राना टिग्रीना। तो आपको और कोई भी एग्जाम्पल फ्रॉग का याद रहे ना रहे, ये आप नहीं भूलेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी वाले तो एक एक एग्जाम्पल याद ही रखने हैं आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसी नेचर होती है इनकी, कैसे हैबिट्स होते हैं, तो सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि अगर बाहर का ऑर्गेनिज्म ठंडा हो गया है, बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा हो गया है, तो इनका ब्लड भी एकदम ठंडा हो जाएगा। बाहर का एनवायरनमेंट गर्म हो गया है तो इनका ब्लड भी गर्म हो जाएगा। तो ये खुद को कांस्टेंट नहीं रख पाते, होमियोस्टेसिस गाइस इनमें एब्सेंट होता है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक जो वेदर कंडीशंस है या एनवायरनमेंट कंडीशन है, उनको नहीं झेल पाते हैं। बहुत ज्यादा ठंडे वाले टेम्परेचर होते ही भी छुप जाते हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी होने के बाद टाइम भी छुप जाते हैं। वो हमेशा सोते रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। तो बहुत ही ज्यादा आलसी वाले आपके फ्रॉग्स ये होते हैं, ठीक है। तो इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते। होमियोस्टेसिस मतलब एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एनवायरनमेंट ओवरऑल बॉडी का कांस्टेंट, जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मली होता है, और वही मेंटेन रहता है, चाहे हम बहुत ठंड में चले जाएं, बहुत गर्मी में चले जाएं। इनके साथ ऐसा नहीं है, ओके। उसके अलावा इसी वजह से, क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाते, तो जैसे हमने बोला वो छुप जाते हैं। वो छुपने को ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी के टाइम पे हम स्लीप बोलते हैं। तो अगर वो समर स्लीप में जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर भी एस है, समर एस एस, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे, वो चले जाते हैं समर स्लीप, दैट इज एस्टिवेशन में, बहुत ज्यादा तेज गर्मियों में। और अगर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी तो गाइस वो चले जाते हैं आपकी विंटर स्लीप में, जिसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। इसी वजह से पूरे साल हमें मेंढक नहीं दिखने को मिलते, अचानक से बारिश हुई और बहुत सारे मेंढक ही मेंढक निकल आए कहीं से। तो इसी वजह से होता है गाइस, क्योंकि उस टाइम उनके लिए राइट टेम्परेचर होता है, राइट कंडीशंस होती हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो इसी वजह से वो समर्स में भी सोते हैं, विंटर्स में भी सोते हैं, और मॉनसून में रिप्रोडक्शन करने के लिए बाहर निकलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि कौन से और कौन से फीचर्स होते हैं इनके, तो इनके पास होती है बहुत खास प्रॉपर्टी कैमोफ्लाज की। अब कैमोफ्लाज कौन से होते हैं? कैमोफ्लाज वो बहरूपीय होते हैं, जो
किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी शक्ल बदलती रहती हैं। तो मेंढक भी वैसे ही होते हैं। प्रीडेटर्स से बचने के लिए अगर ये घास में गए तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, मिट्टी में गए तो मिट्टीला वाला जो येलो होता है, डस्टी येलो, उस कलर के हो जाएंगे, ताकि ये खुद को छुपा पाए और प्रीडेटर से बच पाए, ताकि प्रीडेटर इनको देख ना पाए। और इस वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को गाइस हम बोलते हैं मिमिक्री। तो प्रोटेक्शन के लिए ये मिमिक्री शो करते हैं ताकि प्रीडेटर से छुप पाए, बच पाए। उसके अलावा अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं गाइस। मॉर्फोलॉजी बहुत ही ज्यादा गिलगिले से, चिपचिपे से, एकदम ऐसे लचीले से वाले मेंढक, आपको उसकी स्किन देख के पता चल जाता है कि मतलब कैसी सी स्किन है। तो बहुत ज्यादा स्मूथ स्लिपरी स्किन होती है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है इनके स्किन के ऊपर म्यूकस। तो म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो ही इसे मॉइस्ट भी बनाता है। और मॉइस्ट इसे एक और रीजन बनाता है क्योंकि इनमें कोई भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी पे बॉडी हेयर वगैरह प्रेजेंट है जो एक एक्सोस्केलेटन का काम करते हैं, उस तरीके से इन मेंढकों के पास एक्सोस्केलेटन नहीं है। तो ये इनकी जो स्किन है बहुत म्यूकस से लिपटी हुई, मॉइस्ट है, तो ये डिफ्यूजन भी शो कर पाती है। तो ना इन्हें पानी पीने की जरूरत है क्योंकि अपनी त्वचा से ही पानी एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये। उसके अलावा ये एक तरीके का रेस्पिरेशन भी शो करेंगे अपनी स्किन से, जो कि हम बाद में देख लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें डोर्सल साइड, मतलब अगर हम हमारी बात करें तो हमारा तो वेंट्रल साइड आगे वाला हुआ, डोर्सल साइड पीछे वाला हुआ। मेंढक ऐसे होगा ऑब्वियसली, तो इसका जो ऊपर वाला भाग हुआ वो होगा डोर्सल और जो नीचे वाला भाग हुआ वो होगा वेंट्रल गाइस। तो यहाँ पर डोर्सल साइड मतलब पीछे वाला और ऊपर वाला भाग ऑलिव ग्रीन कलर का होगा और धब्बे धब्बे होंगे उसके ऊपर, जो अगेन मिमिक्री में हेल्प करता है, कैमोफ्लेजिंग में हेल्प करता है। अगर आपने आर्मी यूनिफॉर्म देखी हो तो वो ऐसी होती है ना, ऑलिव एंड थोड़ा धब्बे धब्बे वाली, क्योंकि ऐसा जो कलर, ऐसा पैटर्न घास वगैरह और ऐसे माहौल में बहुत आसानी से छुप पाता है। तो इसी वजह से हमारा मेंढक भी ऐसा कुछ दिखता है, ऑलिव ग्रीन कलर का धब्बों के साथ। ऑन द अदर हैंड जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो दिखता नहीं है। तो वेंट्रल साइड गाइज इनकी थोड़ी पेल येलो और एकदम स्मूथ होती है, कोई भी उसमें धब्बे वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गई इनकी मॉर्फोलॉजी, बाहर से कलर वगैरह कैसे होता है। उसके अलावा बात करें तो जैसे कि हमने बात की, कोई एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, स्किन एकदम स्मूथ है, तो वहां पे डिफ्यूजन पॉसिबल है, डिफ्यूजन एयर का भी पॉसिबल है ताकि रेस्पिरेशन हो पाए और पानी भी अपनी स्किन से ही पी पाता है। तो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर अपनी त्वचा से ही, मतलब उसको मेंढक को पानी में फेंक दो, वो पानी वहीं से पीता रहेगा, उसे मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा बात करें तो इसमें मेजर दो बॉडी पोर्शन होते हैं गाइस। एक हो गया इसका हेड, ये वाला पोर्शन, तो एक तो हेड हो गया गाइस। उसके अलावा हो गया इसका पिछला भाग जो कि होगा इसका ट्रंक, तो यहाँ पे हो गया ट्रंक। यही दो इसके मेजर बॉडी पोर्शन है। ना इसमें कोई टेल देखने को मिलती है, दैट इज पीछे की तरफ कोई भी टेल नहीं है, ना ही इसमें कोई नेक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी नेक रीजन भी प्रेजेंट नहीं है, हेड सीधा आकर ट्रंक से चिपका हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर गाइस आपको उसका फेशियल फीचर्स अगर देखें तो इसमें होते हैं पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, तो जहां से ये इनहेल करेंगे अपनी एयर, तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बात करें बल्ज्ड आईज, मतलब उभरी हुई आंखें, ऐसे मोटी मोटी उभरी हुई आंखें, बाहर निकली हुई आंखें, तो यहाँ पे आपको बल्ज्ड आईज देखने को मिल जाएंगे। ऐसे आपको ये ऊपर बम्प दिख रहा होगा ना, ये बल्ज्ड आईज की वजह से ही है। उसके अलावा बात करें मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, तो गाइस जैसे हमारे पास कान होते हैं, इंटरनल ईयर होता है, फिर एक एक्सटर्नल, ये पिन्ना वाला एक्सटर्नल ईयर भी होता है, बट हमारे फ्रॉग में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईयर होगा, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा। इनफैक्ट एक्सटर्नल ईयर की जो है वहां पे प्रेजेंट होगा एक मेम्ब्रेनस धब्बे जैसा स्ट्रक्चर, जिसे गाइस हम बोल दे रहे हैं टिम्पैनम। तो ये टिम्पैनम ही यहाँ पर इसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी एक्सटर्नल ईयर की प्रेजेंस नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो है ईयर ना सिर्फ आवाज वगैरह रिसीव करेगा बट बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। जैसे हमारे अंदर भी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो बैलेंस कराता है हमें, ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है, वैसे ही मेंढकों का ईयर ना सिर्फ उन्हें जो आवाजें हैं उनको रिसीव करने में मदद करेगा बट बैलेंसिंग ऑर्गन भी होगा उनके लिए। तो यहाँ पर एक तो साउंड सिग्नल्स ऑब्वियसली रिसीव करेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें प्लस फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स होते हैं, तो हाइंड फोर लिम्स मतलब आगे वाले पैर, हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाले पैर, और उनके ऊपर डिजिट्स भी होती हैं। फोर लिम्स
लिम्स में 4 डिजिट होंगी आगे वाले पैरों में, पीछे वाले पैरों में 5 डिजिट होंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हाइंड लिम्स, अगर आपने मेंढक देखा हो तो बहुत मोटी मोटी एकदम तगड़ी टांगे होती हैं, क्योंकि वो कूदते हैं इधर उधर, और कूदने में उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी तगड़ी मस्कुलर टांगों की जरूरत है, इसी वजह से उनकी हाइंड लिम्स बहुत मोटे होते हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्स। फोर लिम्स में भी एक खास बात होती है जो कि कोपुलेटरी पैड्स। तो जब रिप्रोडक्शन करना हो फ्रॉग्स को, और ये कोपुलेटरी पैड्स की एक और खास बात है कि प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ मेल्स में, दैट इज मेल फ्रॉग में। तो जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो जो फीमेल फ्रॉग होता है उसके ऊपर मेल फ्रॉग को ग्रैब एंड ग्रास्पिंग की जरूरत होती है, इसी वजह से कोपुलेटरी पैड्स उसके फ्रंट वाले दैट इज फोर लिम्स में प्रेजेंट होंगे ताकि फीमेल फ्रॉग को ग्रैब किया जा सके। तो ये रिप्रोडक्शन में मदद करने के लिए खास अडेप्टेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मेल जो आपके फ्रॉग्स हैं उनमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ये फीमेल्स में एब्सेंट होगी। उसके अलावा बात करें आईज जो है वो कवर्ड होंगी बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, तो भाई जब हम ना स्विमिंग वगैरह करने जाते हैं तो हमें ना एक खास ऐसे गोल गोल बहुत प्यारे प्यारे चश्मे मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग गोगल्स। अब स्विमिंग गोगल्स पहन के हम स्विम करते हैं, स्विम अगर अंडर वाटर खास तौर पे अगर आपको करना हो, ताकि आप देख पाए नीचे, आपकी आंखों में जो गंदा कचरा है पानी का या फिर जो पानी है वो घुसकर आपका विजन डिस्टोर्ट ना कर पाए। वैसे ही जैसे कि हमने बात की, इन मेंढकों को पानी में भी रहने के लिए अडेप्टेशंस हैं, क्योंकि एम्फीबियन है, पानी में भी रहेंगी, और उन एडेप्टेशंस में से एक है ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भगवान के दिए हुए स्विमिंग गॉगल्स हैं इसके लिए, जिसे हम इसकी थर्ड आईलिड भी बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास अपर लोअर आईलिड होती है, इनके पास अपर लोअर आईलिड तो होगी, थर्ड आईलिड दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी होगी, जो इनको प्रोटेक्ट करेगी बाहर पानी, उस पानी में पड़े हुए कचरे से उनका विजन क्लियर रखेगी। तो गाइस ये हो गया आपका निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हमने बात की जैसे कि फोर लिम्स में 4 है, हाइंड लिम्स में 5 हैं। उसके अलावा भी एक और खास अडेप्टेशंस होती है इनको स्विमिंग पॉसिबल कराने के लिए। वो गाइस क्या है, जैसे बत्तख देखिए ना आपने, बत्तख, तो बत्तखों में क्या होता है गाइस, बत्तखों में होता है ऐसे ऐसे, अगर ये डिजिट है तो बीच बीच में झल्ली लाइक स्ट्रक्चर, छन्नी लाइक झल्लियां यहाँ पे प्रेजेंट होंगी ऐसे ऐसे, तो अटैच होंगे ये। तो ऐसे ही वेब्ड फीट बोलते हैं इन्हें हम, ऐसे ही वेब्ड फीट हमारे मेंढकों में प्रेजेंट होते हैं ताकि ये भी आसानी से स्विम कर पाए, ऐसे चप्पू की तरह अपने पैरों को यूज करके पानी पीछे धकेल के आसानी से स्विम कर पाए। तो इसे यहाँ पर बोलते हैं वेब्ड डिजिट, और ये वेब्ड डिजिट हमारे फ्रॉग में भी हमें देखने को मिलेंगी। तो वेब्ड डिजिट भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी गाइस। उसके अलावा जैसे कि हमने बात की, मेल फ्रॉग में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब खास तौर पर मॉर्फोलॉजी में भी देखने को मिलता है। मतलब बाहर से क्या हम विदाउट काटे पीटे इस फ्रॉग को देखकर बता सकते हैं कि ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है। तो गाइस ये टोटली पॉसिबल है। कैसे, जैसे कि हमने बात की, एक तो कोपुलेटरी पैड्स जो मेल के 4 डिजिट्स में प्रेजेंट होंगे ताकि फीमेल को होल्ड किया जा सकते हैं। तो एक तो वहां पे उसके आगे वाले पैर देख के बता देंगे कि हाँ ये मेल है। उसके अलावा जो मेल के वोकल सैक हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। मतलब जैसे गिटार विटार बजा के आप लड़कियां इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही ये फ्रॉग भी गाने की कोशिश करता है। ट्र ट्र की जो आवाज आती है ना फ्रॉग से, वो पॉसिबल होती है गाइस बिकॉज ऑफ दीज वोकल सैक। तो ये वोकल सैक किस लिए होते हैं, ये वोकल सैक फ्रॉग के मेल्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि ट्र ट्र की आवाज रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस करके फीमेल्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर वोकल सैक का प्रेजेंस होगा, प्लस आपके 4 लिम्ब में जो कोपुलेटरी पैड है उनकी प्रेजेंस होगी। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो गाइज यहाँ पर हमने फ्रॉग्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया है। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। हमने सेल पढ़ लिया, टिश्यू भी पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम पे। अगर हम एक फ्लो चार्ट देखने की कोशिश करें कि आखिरकार हमने ये सफर यहाँ पर पहुंचे कैसे हम, तो हम आई टिश्यूज पे ऑब्वियसली, अब जो टिश्यूज है जैसे कि कार्डियक टिश्यू हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, नहीं पढ़ा हो तो मिल जाएगा आपको आई बटन में। तो कार्डियक टिश्यू
इकट्ठा होकर क्या बनाएगा, एक ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन उसने बना दिया जैसे कि हार्ट। अब हार्ट अकेला तो धड़कता नहीं है, अकेला धड़कता रहेगा तो बाकी के काम कौन करेगा, ब्लड को इधर उधर कौन लेके जाएगा, तो वो सारे काम होते हैं बाकी के जो हमारे ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह के, लंग्स का जो फिल्टर आउट करेगा हमारे ब्लड को, जो बाहर है CO2 उसको फेंक देगा। तो ये सब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे एक साथ काम करके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा वॉस्कुलर सिस्टम। तो इसी वजह से हम टिश्यूज पढ़ चुके हैं, बट टिश्यूज पे बात खत्म नहीं होती है, बात तो आगे बढ़ती है ऑर्गन्स तक, ऑर्गन सिस्टम्स तक। तो हम फ्रॉग का एग्जाम्पल, कॉकरोच का एग्जाम्पल लेकर ये सारी चीजें आज डिटेल में पढ़ लेंगे बहुत सारे सिस्टम्स के लिए। इसी वजह से इसीलिए हम आ जाते हैं फ्रॉग की एनाटॉमी पे गाइस। तो फ्रॉग की एनाटॉमी दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी तक उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, बाहर से कैसे दिखता है मेंढक, अब देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें, क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले एनाटॉमी में इसके पास कौन से सिस्टम्स होंगे। तो फ्रॉग कंपैरेटिवली वेल डेवलप्ड है गाइस, कोर्डेटा में आता है, एम्फीबियन में आता है, काफी अबव है हायरकी में, तो ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड होंगे इसके सारे के सारे सिस्टम्स। इतना बात तो मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास होगा ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा खासा, नर्वस सिस्टम भी होगा, चलो ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब सारे सिस्टम आ गए इसके पास। तो जो हमारे पास होते हैं तो काफी वेल डेवलप्ड हम बोल सकते हैं कि ये है। उसके अलावा सबसे पहले आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, खाना कैसे खाता है, उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम गाइस स्टार्ट होता है हमारे ऑब्वियसली इसके माउथ पार्ट से। माउथ पार्ट से खाना जाएगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से चला जाएगा कहाँ पर, ईसोफेगस में, स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम से निकल जाएगा बाहर। तो ये सब तो मैंने कहीं सुना सुना लग रहा है। तो गाइज ये सुना हुआ लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ह्यूमंस से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। आपको एक दो जो डिफरेंस है वो आज बता दिए जाएंगे, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बहुत सारे सिस्टम ह्यूमंस के सिस्टम से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इसमें भी जैसे ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल प्लस साइड वाले ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा सबसे पहले आ जाता है गाइस एलिमेंट्री कैनाल पे इसकी। तो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगी, तो एक स्टार यहीं पे लग जाना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लग जाना चाहिए गाइस एक स्टार। तो शॉर्ट होगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल मेंढक वाली एज कंपेयर टू अस। क्यों? क्योंकि ये है कार्निवोर, और कार्निवोर्स में क्या होता है गाइस, कार्निवोर्स को मिलता है खाना जो ऑलरेडी काफी अच्छा खासा डाइजेस्टेड है। उसे अनलाइक जो हर्बीवोर होते हैं या फिर ओमनीवोर होते हैं जो कि फूल पत्ते पौधे खाते हैं, पौधे तो खाना आपको डाइजेस्ट करके नहीं देंगे, बट अगर आप मीट वगैरह खा रहे हैं तो थोड़ा सा वो सिंपलर फॉर्म्स में होगा। तो यहाँ पर इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो एलिमेंट्री कैनाल वुड बी शॉर्टर। तो यहाँ पर इसकी स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा, इंटेस्टाइन्स, यहाँ पर कहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, खास तौर पे इसके जो इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन्स काफी शॉर्टर होंगे एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स और हमारे ओमनीवोर्स। तो यहाँ पर कार्निवोर की वजह से इसको पहला डिफरेंस आ गया ह्यूमंस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ऑब्वियसली कार्निवोर है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था इंटेस्टीन, फालतू में लिख दिया। चलो इंटेस्टीन हो गया इसका शॉर्टर, इंटेस्टीन वुड बी रिड्यूस्ड। अब अगर देखें कौन से पार्ट्स होंगे, माउथ हो गया ऑब्वियसली, बक्कल कैविटी हो गया, बक्कोफेरेंजियल कैविटी जिसे हम बोल रहे हैं, बक्कल कैविटी प्लस योर फेरिंग्स। उसके अलावा इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम एंड क्लोएका। तो क्लोएका के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये भी थोड़ा सा खास स्ट्रक्चर मेंढकों का आ जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जैसे कि हमने बात की काफी ज्यादा ह्यूमंस से सिमिलर है। जैसे कि ह्यूमंस में माउथ से स्टार्ट होकर चीजें हमारे रेक्टम पे खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर माउथ से स्टार्ट होकर क्लोएका पे चीजें खत्म हो रही हैं। मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू योर ह्यूमंस काफी ज्यादा रिड्यूस्ड होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है? तो वही वाले प्रेजेंट है जो ह्यूमंस में होंगे। हमारा जो गोल ब्लैडर है जो बाइल जूसेस सिक्रीट करेगा, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक भी आ जाएगा सबसे पहले, मतलब स्टमक की जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं स्टमक में, ताकि स्टमक में पहले हम कर पाए डाइजेशन थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होंगी वहां से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो जाएंगे। फिर इंटेस्टाइन में आकर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगी, उनसे इंटेस्टाइनल जूसेस निकल आएंगे। उसके अलावा लिवर में हमारा बाइल प्रोड्यूस होगा, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होगा टेम्परली। उसके अलावा रिलीज कर दिया जाएगा ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम है फर्स्ट रीजन ऑफ योर इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन का सबसे पहला भाग। जैसे ही आपका स्टमक स्मॉल इंटेस्टीन से कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले जिस पार्ट में कनेक्शन हो रहा है, जैसे ही फूड एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टीन में, जिस पार्ट में एंटर कर रहा है गाइस, उसे हम बोल देते हैं आपका ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में आपका फूड एंटर होता है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टीन में एंटर करते ही। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ड्यूडेनम में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टीन में आपकी मेजर डाइजेशन होती है, और वहां पर वो होती है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस, जो कि क्या रिलीज करेंगे? फैट्स को एमल्सिफाई करने के लिए बाइल जूसेस रिलीज करेंगे। कौन? आपका लिवर। उसके अलावा पैंक्रियाज भी होंगे। पैंक्रियाज क्या रिलीज करेंगे गाइज? यहाँ पर पैंक्रियाज करेंगे आपके पैंक्रियाटिक जूसेस को रिलीज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जैसे आपके जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ग्लैंड्स। अब देखते हैं डाइजेशन आखिरकार होता कैसे है। तो प्रोसीजर पे आ जाते हैं। सबसे पहले फूड को पकड़ा गया, कैप्चर किया गया, किस मदद से? ऐसे बाइलॉब्ड इसकी टंग होती है और ऐसे करके खाना पकड़ता है ये। तो यहाँ पर ऐसी कुछ इसकी बाइलॉब्ड टंग प्रेजेंट होगी गाइस, जो कि कैप्चर करने में मदद करेगी इसको, अब इसके प्रे को। तो प्रे एक बार कैप्चर कर लिया, अपने खाने मुंह में डाल लिया, फूड कैप्चर हो गया, खा लिया। अब इसको लेके गए इसोफेगस की मदद से अंदर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर पहुंच गया ये स्टमक में, जहां पर HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करके थोड़ा बहुत उसका डाइजेशन करा दिया। तो हाफ डाइजेस्टेड या फिर अनडाइजेस्टेड, टेम्परली या पार्शियली डाइजेस्टेड का फूड फॉर्म जो है काइम, जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा था ह्यूमंस के केस में, तो ह्यूमंस के केस में भी इसे काइम ही बोलते हैं गाइस। 2-3 स्टार यहाँ पे भी लग जाने चाहिए। तो यहाँ पे काइम बन गया, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ने उसका पार्शियल डाइजेशन करा दिया, बट फुल्ली उसको डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, जो कि होगा जाकर स्मॉल इंटेस्टीन के ड्यूडेनम रीजन में। तो यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है वो ड्यूडेनम में बढ़ गया आगे। वो जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचा, ड्यूडेनम में बाकी इसके जो जूसेस हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे? लिवर में स्टोर हुआ था, लिवर से रिलीज हुआ था, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ था, फिर वो बाइल जूसेस निकल के आए। ऑन द अदर हैंड पैंक्रियाज में एक रिलीज हुआ था और निकल के आया। अब ऐसा नहीं है दोनों सेपरेटली एंटर हुए। दोनों की डक्ट अगर हम बात करें कैसे होता है, यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर है मेरा लिवर, तो यहाँ पे ये लिवर है। अब लिवर से जो भी निकला वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। ऑन द अदर हैंड इधर हमारे पैंक्रियाज भी हैं। अब पैंक्रियाज से भी कुछ निकल रहा है, और ये इधर से निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है। तो इनकी मैं बताऊं कैसे होता है। इनकी जो पाइप्स होती हैं वो ऐसे कुछ होती हैं। इसकी पाइप ये हो गई, इसकी पाइप ये हो गई, और एक पॉइंट पे जाकर ये दोनों हो गई कनेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया गाइज? इन्होंने बना दिया कॉमन बाइल डक्ट। तो ये हो गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट। तो इस कॉमन बाइल डक्ट में हमारे कौन कौन आ गए? इधर से आ गया बाइल जूसेस, और इधर से आ गए गाइज पैंक्रिएटिक जूसेस। तो यहाँ पे पैंक्रिएटिक जूसेस भी आ गए। तो इसी वजह से क्या हो गया? ड्यूडेनम में फाइनली सब कुछ रिलीज हो गया। तो ड्यूडेनम में सब कुछ रिलीज हो जाता है फाइनली। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस? फिर ड्यूडेनम में सब कुछ एक बार सारे जूसेस रिलीज हो गए, फाइनली
फाइनल डाइजेशन इसे हम कहेंगे। तो फाइनल डाइजेशन हमारा शो कर देता है ये फ्रॉग किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉप मोस्ट पार्ट ड्यूडेनम के अंदर। तो यहाँ पर फाइनल एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन हो गया किससे, विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इंटेस्टाइनल वॉल्स पे, उनकी मदद से सारा के सारे न्यूट्रिएंट्स जो सिंपल फॉर्म्स में हुआ था डाइजेस्ट, ग्लूकोज बन गया वगैरह वगैरह, उनको कर लिया एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया पूरे बॉडी में। तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट बच गया, एक्सक्रीटा इसका बच गया, उसको भेज दिया जाएगा रेक्टम में और पास आउट करा दिया जाएगा इधर जो क्लोका आपका प्रेजेंट होगा उधर से। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हो गया है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, फ्रॉग का डन। सो वी आर डन विद डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट सिस्टम पे, जो कि है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब देखते हैं सांस वगैरह कैसे लेता है ये। अब हम तो ऐसे सांस लिया, लंग्स ने उनको इनहेल किया, फिर लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, एक ही तरीका है, बट फ्रॉग के इतने नखरे हैं, इसको तीन तीन तरीके चाहिए, तीन तीन तरीके से रेस्पिरेशन शो करता है ये फ्रॉग। अब देख लेते हैं कौन से तीन तरीके फ्रॉग्स में प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली फ्रॉग लैंड पे भी प्रेजेंट होगा और वाटर पे प्रेजेंट होगा। अब जिम्मेवारियां ही इतनी है तो इसको तीन तरीके चाहिए ही ना, ऐसे नखरे वाला बोल दिया। तो ये लैंड पे भी है और वाटर पे भी है, और लैंड पे एक स्पेसिफिक अलग तरीके से ये अपना रेस्पिरेशन शो करेगा, वाटर पे एक अलग स्पेसिफिक तरीके से अपना रेस्पिरेशन शो करेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो होता है स्किन के जरिए। अब आप स्किन केयर कर करके क्यूट बनते रहते हैं, इसके पास पहले ही स्किन में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेगी इसकी स्किन। जैसे कि हमने बात की थी, कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं है। अब कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं है तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा आसानी से पॉसिबल है। तो स्किन के जरिए ही हवा इसके अंदर बाहर कर लेता है। तो यहाँ पे ये शो कर देगा क्या, स्किन के द्वारा, और ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है। और अगर ये हुआ पानी के अंदर, दैट इज अंडर वाटर, या फिर ये सोआ हुआ, मतलब सोता कहाँ पर है, मतलब कीचड़ में सोता है, मिट्टी के अंदर घुस के सोता है जहां पर नमी हो, मड वगैरह बोल देते हैं। तो या तो ये अपनी डीप स्लीप, हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में हुआ, या फिर पानी के नीचे तैर रहा हुआ। दोनों ही केसेस में यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आ जाता है गाइस। तो यहाँ पर 2-3 स्टार लगा के अलग से लिख लेना है कि चाहे ये स्लीप में हो या फिर ये हो रहा हो तैराकी में, दोनों ही केस में स्किन के थ्रू इसका होगा रेस्पिरेशन। तो ओनली बाय स्किन, ओनली बाय डिफ्यूजन इट इज पॉसिबल। हम बक्कोफेरेंशियल क्या है, हाफ लैंड या फिर हाफ वाटर, मतलब पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर हुआ, तब ये बक्कोफेरेंशियल कैविटी से अपने बक्कोफेरेंशियल रेस्पिरेशन शो करेगा। अब आ जाता है फाइनली लैंड पे, पूरा लैंड पे आ चुका है सूखी एनवायरनमेंट में, तब ये शो करेगा लंग्स के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे हमारे अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है गाइस, तो इनके अंदर भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो कर देता है लंग्स के द्वारा, जहां पर फाइनली ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तो जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उस केस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, फाइनली आ जाते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ब्लड इधर उधर कैसे बहता है। तो यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड टाइप। तो यहाँ पे क्लोज्ड और टाइप और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं। तो गाइस क्लोज्ड टाइप वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह, पाइप, नलियां इधर उधर घूम रही होती हैं। ओपन में ऑन द अदर हैंड ऐसे ही खून बह रहा है टिश्यूज के अंदर, टिश्यू गिले पड़े हुए हैं, बट हमारे क्लोज्ड सिस्टम में पाइप्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में साफ सुथरे तरीके से इसका ब्लड बह रहा है। तो आपके जो टिश्यूज हैं वो इमर्ज, गीले गीले नहीं होंगे पानी में नहीं, खून में। तो यहाँ पर क्लोज्ड टाइप में ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रॉपर इसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। तो यहाँ पर 3 तरीके के सिस्टम्स पाए जाते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इतने नखरे हैं इसके। एक तो हो गया इसका वॉस्कुलर सिस्टम, एक हो गया इसका लिम्फेटिक सिस्टम, और जैसे हमारे अंदर स्पेशल वाले पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, इसमें भी स्पेशल वाले पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो सब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं गाइस वॉस्कुलर सिस्टम पे।
तो वॉस्कुलर सिस्टम क्या है? वॉस्कुलर सिस्टम जहां पर हमारा ब्लड इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है। इसका हार्ट हमारे से अलग होता है क्या? तो इसका हार्ट भी हमारे से थोड़ा ही अलग होगा। तो यहाँ पर वॉस्कुलर सिस्टम अच्छा खासा वेल डेवलप्ड है, ऑब्वियसली क्लोज्ड है। यहाँ पर जो हार्ट है गाइज वो प्रेजेंट होगा, ब्लड इन्वॉल्व होगा, ब्लड वेसल्स होंगे अगर क्लोज्ड टाइप है तो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारा वॉस्कुलर सिस्टम अच्छा खासा वेल डेवलप्ड है। अब अगर हम हार्ट पे आए तो हार्ट में हमारे पास तो चार चेम्बर हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। इसके पास इतना कुछ नहीं है, मतलब है अभी भी छोटा ही हमसे। इसके पास 2 ही एट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा बस। तो और एट्रियम तो ठीक है बट वेंट्रिकल 1 है, वेंट्रिकल की कमी है यहाँ पर। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट इसका हो जाएगा गाइस, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल वाला। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे अंदर क्योंकि अलग अलग 4 चेम्बर हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डबल सर्कुलेशन हो जाता है। इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, इसमें हमारी तरह अच्छा खासा सेपरेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा। एक पॉइंट पे जाकर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों की मिक्सिंग होगी, तो वो हम देख लेंगे यहाँ पर कि कैसे होगी। पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन से खास चीजें प्रेजेंट है जो हम में नहीं है। यहाँ पर ऑब्वियसली मिक्स्ड एंड इनकम्प्लीट टाइप ऑफ सर्कुलेशन होगी, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो ऑब्वियसली इसका जो हार्ट है उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। वो प्रोटेक्शन एक खास मेम्ब्रेन जो की है पेरिकार्डियम, उसकी मदद से होता है। हमारे अंदर भी प्रोटेक्शन होती है। अब 2 एडिशनल वाले चैम्बर्स की बात कर लेते हैं। 2 एडिशनल चैम्बर जो फ्रॉग में होंगे, तो एक तो है हमारा गाइज साइनस वेनोसस। अब वेनोसस में वीना पे ध्यान देना है। कुछ तो वेन टाइप्स है, कुछ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये रिलेटेड होगा। ऑन द अदर हैंड वी हैव कोनस आर्टरियोसस, जिसे हम टर्कस आर्टरियोसस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टरी वाले पार्ट पे ध्यान देना है। तो कुछ तो इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेशन है। तो अब आ जाते हैं, हमने जो बहुत साफ सुथरे तरीके से जो आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में फिट की हुई चीजें, उसे कितनी सुंदर सुंदर साफ तरीके से हमने फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली फंक्शन क्या होता है, हमारे पूरे ब्लड को इधर उधर शरीर में घुमाने का शौक थोड़े है हमें, कुछ फंक्शन होता होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कराता है, मतलब हमारे टिश्यू से CO2 निकाल कर बाहर फेंकने का काम, बाहर से ऑक्सीजन ला कर टिश्यूज सेल्स में पहुंचाने का काम। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर घुमाता है, टिश्यूज वगैरह के पास ले जाता है, वहां से एक्सक्रीटा लेकर बाहर की तरफ निकालता है। तो ये सब कुछ काम होते हैं इसके पास, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फाइनली कि कैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इस फ्रॉग का, इतना कॉम्प्लेक्स था बट हमें सिंपली अब समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ से, हम यहाँ पे ऑर्गन है हमारे पास जो कि ऑब्वियसली कुछ मेटाबॉलिज्म कर रहा है, जहां से CO2 निकल रही है, CO2 घुस गई ब्लड में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाएगा ऑर्गन से, कहां पर, वेन्स के थ्रू टुवर्ड्स अ बिग वेन जो है वीना केवा। तो वीना केवा तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाया गया है। अब हमारे अंदर क्या होता है, ये वीना केवा से ब्लड डायरेक्टली हमारे राइट एट्रियम में घुस जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक खास स्ट्रक्चर जिसकी हमने यहाँ पर बात की जो है गाइज साइनस वेनोसस, जो कि डोर्सल भाग में, डोर्सल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, मतलब हार्ट के पीछे वाले पार्ट, वेंट्रल तो आगे वाला हो गया, अगर यहाँ पे हार्ट है तो आगे वेंट्रल वाला हो गया, इधर की तरफ हार्ट के आगे की तरफ प्रेजेंट है। डोर्सल मतलब हार्ट यहाँ पे है तो इसके पीछे की तरफ, पीठ की तरफ मतलब जो प्रेजेंट होगा, फ्रॉग में ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगा वो होगा ये साइनस वेनोसस नाम का एक खास ट्राइंगुलर चैम्बर। तो एक ट्राइंगुलर चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। वीना केवा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें छोड़ देगी क्योंकि ये यहाँ पर चिपका हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको कि आखिरकार कैसे चिपका होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर चिपका होता है, पीछे, आगे यहाँ पे बना रही हूँ बट ये यहाँ पे पीछे की तरफ चिपका होता है। कौन, हमारा साइनस वेनोसस। तो ये यहाँ पर चिपका हुआ है ऐसे राइट एट्रियम के जस्ट पीछे। अब ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है। अब उस ओपनिंग के जरिए जो वीना केवा ने ब्लड छोड़ा है इस साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस में जो ब्लड एंटर हुआ वो घुस जाएगा राइट एट्रियम में। तो ब्लड यहाँ पर थ्रू दैट ओपनिंग राइट एट्रियम में चला गया, उसको भेजा गया वेंट्रिकल में। अब जैसे उसको वेंट्रिकल में भेजा, वहां पे यहाँ पे
याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब हम आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पे लंग्स के पास हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाएगा। अब इस लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी लेफ्ट एट्रियम से एंटर कर गया हमारे हार्ट में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इस साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है गाइस, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर हुआ और इस साइड से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गाइस हार्ट में एंटर हो गया है। तो यहाँ पर अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेपरेटली हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है। फाइनली एक ही वेंट्रिकल की प्रेजेंस की वजह से सारा ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड भी ब्लड सारा पूरा मिक्सिंग हो जाता है इस वेंट्रिकल में। अब इस वेंट्रिकल से वो मिक्स्ड ब्लड भेजा जाता है एक और खास स्ट्रक्चर के पास, जो कि अब आगे की तरफ प्रेजेंट है। तो हार्ट ऐसे है तो आगे मतलब इस साइड, मतलब फ्रॉग के नीचे की साइड, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका कोनस आर्टरियोसस या फिर टर्कस आर्टेरियोसस। आपके एनसीईआरटी में दोनों नाम लिखे हुए तो दोनों आपको याद रहने चाहिए। अब आप एक याद करके गए, लेट्स से आपके पेपर में आ गया दूसरे वाला, अब आपको याद ही नहीं है दूसरा क्या था, आप वहां बैठे सोचते रहे कि ये क्या है। दोनों चीजें याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपके कोनस आर्टेरियोसस में आपका मिक्स्ड वाला ब्लड, मतलब यहाँ पर अब मिक्स्ड ब्लड भेज दिया गया, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सैक लाइक ऐसे बोरी जैसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर ऑब्वियसली वेंट्रली प्रेजेंट होगा, किस पे, आपके वेंट्रल पे, वेंट्रिकल पे। तो यहाँ पर मैंने वेंट्रल लिख दिया बट वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल के ऊपर आगे की तरफ यहाँ पर चिपका हुआ है ये, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये चिपका हुआ है तो वेंट्रिकल ने सारा ब्लड अपना पुचुक करके इसके अंदर निकाला, मिक्स्ड ब्लड इसके अंदर आ गया। अब ये भेज देगा इसको कहाँ पर, फर्दर आयोटा के पास। तो आयोटा फर्दर कहाँ भेज देगी, छोटी छोटी आर्टरीज के पास, और भेज दिया जाएगा पूरे सिस्टम में, जहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन का रिलीज। तो इस साइड आ गया हमारा आर्टीरियल सिस्टम गाइस, और इस साइड आ गया हमारा वीनस सिस्टम। तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक पैराग्राफ दिया गया एनसीईआरटी में, बट इतनी मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना, मतलब जानबूझ के कॉम्प्लेक्स करने वाली चीज हो गई है वहां पर। तो ये बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। आपको नहीं समझ में आया हो तो कॉमेंट्स में छोड़ देना अपने डाउट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्लड पे। तो ब्लड में इसके आखिरकार क्या क्या प्रेजेंट होगा और हमसे क्या क्या अलग है। अब इसमें ऑब्वियसली प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, प्लेटलेट्स भी हैं। ब्लड सेल्स कौन सी हैं, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज हैं। बट यहाँ पर आरबीसीज थोड़ी सी अलग है हमसे, हमें होती है बिना न्यूक्लियस वाली ई न्यूक्लिएट आरबीसीज गाइस, इसमें होती हैं न्यूक्लिएट आरबीसीज। तो यहाँ पे 3-4 स्टार लगा लेना। न्यूक्लिएट आरबीसीज रेडिश कलर की प्रेजेंट होंगी। ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा। अब पिगमेंट, इसमें भी हीमोग्लोबिन ही होता है, इसको भी तो कैरी कराना है ऑक्सीजन, तो इसमें भी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है गाइस, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से डन है, डस्टेड है, क्योंकि अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे 1 मिनट में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे फ्रॉग का डन हो गया है, वो एक बच गया, ठीक है। ओके, वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम नाउ गाइस। तो यहाँ पे मतलब लिम्फ का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो लिम्फ है क्या, जैसे कि आपने एक छन्नी लिया, छन्नी में कुछ छाना, चाय छानी, चाय के मोटे मोटे पार्टिकल्स, आपकी इलायची वगैरह ऊपर रह गई, बट चाय जो छन्नी में वो नीचे आ गई। उसी तरीके से ब्लड को अगर हम छाने तो जो पतला वाला प्लाज्मा वाला पार्ट है वो निकल जाए और जो मोटे मोटे प्रोटीन्स हैं वो ऊपर रह जाए, तो उसे बोल दिया जाएगा गाइस लिम्फ। तो ये लिम्फ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें ऑब्वियसली लिम्फ होगा, और लिम्फ में क्या क्या नहीं होगा। लिम्फ में आरबीसी नहीं होगी, ऑब्वियसली कलरलेस होगा इस वजह से, क्योंकि आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वही तो इसको रेड कलर देता है, और डब्ल्यूबीसी है, चलो ठीक है। उसके अलावा कम प्रोटीन है, छोटे छोटे प्रोटीन्स आ गए,
बड़े प्रोटीन, क्योंकि ऊपर ही छन के रह गए। ऑन द अदर हैंड वी हैव लिम्फ चैनल्स, जो कि इधर उधर ले जाता है लिम्फ को। उसके अलावा लिम्फ नोड्स है, जैसे कि हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं आर्मपिट रीजन्स में, वहाँ वैसे ही फ्रॉग वगैरह में भी नोड्स कहीं कहीं पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके फर्दर आता है इसका स्पेशल पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ खास एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर छोटे छोटे डायग्राम्स हैं मेरे पास, तो एक एक करके दोनों चीजें देखते हैं। दो खास इसमें पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, हमारे अंदर भी दो होते हैं। हमारे अंदर होता है हमारा हाइपोफिजियल, जो हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच होता है, वो एक पोर्टल सर्कुलेटरी हो गया। इसमें ऐसे ही एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है, जो हमारे अंदर भी होता है अगेन। तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन तो सेम ही है, किसके बीच में? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर के बीच में। तो जिन बच्चों को पोर्टल सर्कुलेशन नहीं पता क्या होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है। तो पोर्टल में ध्यान देना है आपको इस वर्ड पे, पोर्ट। तो कहा यहाँ पर ब्लड पोर्ट हो रहा होगा बिटवीन टू ऑर्गन्स। तो अब यूजुअली पूरे बॉडी में जो ब्लड बहता है वो या तो हार्ट से जा रहा है या हार्ट की तरफ आ रहा है, बट स्पेशल केसेस में, जिसे हम यहाँ पर स्पेशल पोर्टल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है दो ऑर्गन्स की। तो दो ऑर्गन्स मिलकर षड्यंत्र रच लेते हैं कि भाई मैं ना ब्लड हार्ट के पास भेजने की जगह तेरे पास भेजता हूँ, ठीक है, तू रख ब्लड। तो ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है गाइस। जैसे आपको लेट्स से कि आपके पास एक प्लेट है, आपका भाई भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो, आपका छोटा भाई ने खा लिया, आप भी वेट कर रहे हो कि भाई कब खा के ये खत्म करे। जैसे ही खा के खत्म करेगा, किचन में अपने बर्तन रखने जाएगा, मैं इसको अपनी प्लेट भी चिपका दूंगा, तो इंस्टेड कि मुझे किचन जाना पड़े, ये किचन में मेरी प्लेट भी ले जाए। तो आप खुद नहीं जा रहे हैं वहां पर। उसी तरीके से जैसे ही हमारा फूड वगैरह डाइजेस्ट हुआ, ब्लड ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन किया न्यूट्रिएंट्स का वहां से। अब कुछ खास वाले जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो भी आ गए, जो हमारा एक्सक्रीटा में निकालना है हमें वो भी आ गए। तो उनको निकलवाने के लिए वो इंस्टेड ऑफ हार्ट के पास जाकर वापस लिवर के पास आने के लिए, काम बढ़ाने की जगह सीधा लिवर के पास ले जाता है एक बार ब्लड को घुमाने, ताकि वहां से सारा एक्सक्रीटा फिल्टर आउट हो सके, सारा टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकल सके। तो ये होता है गाइस बिटवीन, जैसे कि हमने बात की हमारे जीआई ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे लिवर के बीच में। एक और खास बात जो आपको पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पता होनी चाहिए, ये शुरू भी कैपिलरी से होगा और खत्म भी कैपिलरी पे होगा। मतलब हमारे जीआई ट्रैक्ट में, जहाँ पे आपका स्टमक इन्वॉल्व है, आपके इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व है, वहां पे आसपास गुच्छा ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, ताकि सारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो सके। तो गुच्छा ऑफ कैपिलरीज जाकर आगे कॉन्वुलेट होकर मिलकर हमें दे देता है क्या? हमारा हिपैटिक पोर्टल। तो यहाँ पर हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन हमें मिल जाता है। ये फर्दर कहाँ ले जाता है? ब्लड को फर्दर लिवर की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर वापस से बाइफर्केशंस स्टार्ट हो जाती हैं और वापस से हमें कैपिलरीज में डिवीजन मिल जाता है, वो बिछ जाती है लिवर के अराउंड, ताकि ब्लड से जो फालतू चीजें निकालनी हो वो निकाल दी जा सके। तो लिवर में यहाँ पे फालतू चीजें, वेस्ट वगैरह निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया एक टाइप का पोर्टल सर्कुलेशन जो हमारे अंदर भी होता है। अब इसमें एक और है जो है गाइज रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। अब रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में गाइज है कि हमारी जो किडनीज हैं वो तो है ही ऑब्वियसली। अब क्या है कि लोअर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, क्योंकि हार्ट यहाँ पर है, किडनीज एब्डोमेन एरिया में होती है, और एब्डोमेन के नीचे भी तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब वहां पर जो ब्लड है वो उसको हार्ट में भेजे, हार्ट फिर उसको वापस से किडनी में नीचे भेजे, ऊपर नीचे थोड़े करते रहेंगे ब्लड को। एक स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा, तो वही स्मार्ट तरीका है ये रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो इसमें जो लोअर पार्ट्स का, लोअर बॉडी पार्ट्स का ब्लड है वो इंस्टेड हार्ट में जाकर वापस किडनी पे आए और अपना फिल्ट्रेशन कराए, वो सीधा किडनी के पास चला जाता है। तो ये हमारा लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, वहां से कैपिलरीज निकल रही है ऑब्वियसली ब्लड ले लेकर, वो चली गई रीनल पोर्टल वेन पे। रीनल पोर्टल वेन उन्होंने बना ली, जो वापस से टूट कर किडनीज के पास बिछ जाता है, और यहाँ पर जितना भी फिल्ट्रेशन ब्लड का करवाना है वो करवा देता है। तो यहाँ पर गाइज क्या हो रहा है? यहाँ पर ना फ्यूल बचाया जा रहा है। जैसे इधर उधर गाड़ी घुमाने की जगह सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जाओ,
तो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको पोर्टल सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गई हो। ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब गाइस आ जाते हैं हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आखिरकार क्या क्या होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनीज होंगी जो कि डार्क शेड की होंगी, डार्क रेड कलर की होंगी, बीन शेप्ड होंगी। तो हमारी किडनीज हो गई। ओके ओके, इसमें नहीं होती है। ओके ओके ओके, वी हैव आवर किडनीज, ठीक है। उसके अलावा पेयर ऑफ यूरेटर होगा, पेयर ऑफ यूरेटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मतलब वो वाली नलियां जो यूरिन कैरी करती हैं, तो यूरेटर यहाँ पर हो गया। उसके अलावा गाइज हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, स्टोरेज ऑफ यूरिन यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर कराएगा। तो ये तो मेन बॉडी पार्ट्स जो हैं कॉमन वो हैं। अब मेल और फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ खास डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आते हैं जो हम समझेंगे जब हम सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर ध्यान किस पे देना है, ऑब्वियसली किडनीज के ऊपर इनके पास एड्रीनल ग्लैंड भी ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे छपा हुआ हमारे ऊपर, टिप के ऊपर, किडनी के ऊपर ऐसे सिचुएटेड होता है, इनके ऊपर ऐसे चिपका हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा यूरेटर्स आ गए, पेयर ऑफ यूरेटर, और क्लोएका आ गया जहां पे कॉमन है जो एक्सक्रीटा एंड यूरिन है दोनों यहाँ से निकल रहा है। उसके अलावा जब गेमीट्स वगैरह, स्पर्म्स वगैरह होंगे वो भी यहीं से निकलेंगे। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिन यहाँ पे स्टोर तो होता है बट जब निकालना हो तो यहाँ पे क्लोएका में ही फेंका जाएगा और वहीं से यहाँ से निकल जाएगा। अब जो डिफरेंसेस की बात हो रही है वो डिफरेंसेस भी देखते हैं। एक बार देख लेते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन गाइज होता है इसमें यूरिया का। तो जैसे हमारे अंदर यूरिया रिलीज होता है, इनके अंदर भी यूरिया ही रिलीज होता है, तो इसे ही हम यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इनमें भी यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन पाया जाता है। और जो किडनीज हैं गाइज वो होती है यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी हुई, जो होते हैं नेफ्रॉन्स, जो हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो नेफ्रॉन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनका दूसरा नाम है जो अगेन याद होना चाहिए ट्यूब्यूल्स की जगह। एग्जाम में यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर लिखा आ गया तो आप बैठ थोड़े जाओगे, वहां पर करना है ना आपको एग्जाम, तो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। गाइज यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है जो यूरेटर है, यूरेटर है जस्ट इन केस ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स के केस में ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करेगा, बट इन केस ऑफ मेल्स, मेल फ्रॉग के केस में ये बन जाता है यूरिनोजेनाइटल। यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल बन जाता है, मतलब ये कैरी करेगा यूरिन भी और स्पर्म्स भी, तो दोनों ये कैरी कर रहा होगा। ये सब हम डिटेल में देखने वाले, फिक्र नहीं करना, रिप्रोडक्शन में, दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब अगर हम कंट्रोल की बात करें कि आखिरकार फ्रॉग में कंट्रोल कैसे किया जाता है, इधर उधर उसको उछलना है, उसको मन कर रहा है उछलने का, तो कौन से सिस्टम से निकल रहा है उछलने का मैसेज, तो गाइस वो निकल रहा है ऑब्वियसली इसके नर्वस सिस्टम से ही। तो कंट्रोल दो तरीके से है, जैसे हमारे अंदर दो तरीके से है, इसमें भी दो तरीके से है। इसमें भी इसका एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा, मतलब केमिकल तरीके से भी होगा, और जो तार बिछे हुए थे पूरे शरीर में, हमारे फ्रॉग में भी बिछे होते हैं, तो नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होगा गाइस। तो सबसे पहले केमिकल सिस्टम अगर देखें, दैट इज एंडोक्राइन हार्मोनल वाला सिस्टम देखें, तो जो ग्लैंड्स हम में हैं वो इनमें भी हैं, जो हार्मोन्स हम में रिलीज हो रहे हैं इनमें भी हैं। आपके एनसीईआरटी में कितना दिया है, आपके एनसीईआरटी में इतना दिया है, आपको इतना ही याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड है इसके अंदर, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलेट्स है, एड्रीनल एंड गोनाड्स हैं। जैसे गोनाड्स हम में रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह, इनमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पे खास कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं गाइस नर्वस सिस्टम पे। तो जैसे हम में 3 भाग में हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है, इनमें भी डिवीजन होगा नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले इनमें भी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो कि है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ।
उसके अलावा इनमें क्या प्रेजेंट है, उसके अलावा इनमें पीएनएस प्रेजेंट है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो मैसेजेस सीएनएस भेजता है उसको इधर उधर सर्कुलेट करने का काम ये करती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स होंगी वो कहलाएंगी स्पाइनल नर्व्स, जो हमारी खोपड़ी ब्रेन से निकली हुई क्रेनियल नर्व्स होंगी वो ब्रेन से निकली हुई नर्व्स होंगी वो कहलाएंगी क्रेनियल नर्व्स। तो 10 पेयर्स निकलते हैं दोनों से, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, वो नर्वस सिस्टम जिसका हमें पता ही नहीं है, अपने आप काम करता है हमेशा। तो वो भी दो भागों में डिवाइडेड है गाइस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर सिंपैथेटिक की बात करें तो वही वाला जो फ्लाइट एंड फाइट में एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में जब आपको भागना हो, आपके पीछे शेर भागे, तब जो एक्टिवेट होगा वो होगा गाइस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अलावा होता है हमारा दूसरे वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमें पता ही नहीं है बट खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हमें पता ही नहीं है बट हम सो रहे हैं, दैट इज स्लीप एंड डाइजेशन के टाइम पे एक्टिवेट होगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बहुत ज्यादा डिटेल में हमारा दिया हुआ है सीएनएस, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है अगेन एनसीईआरटी में, तो हम थोड़ा सा उसको सिंपल बनाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे अंदर डिविजन ऑफ सेरिब्रम है उसी तरीके से इसमें भी है। तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये तो हो गया एक, तो इसको गिन कर लो एक, ठीक है। अब इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे चिपके हुए हैं ओल्फैक्टरी लोब्स जो सूंघने की क्षमता देते हैं इसको, तो यहाँ पर इसके ओल्फैक्टरी लोब्स भी चिपके हुए हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे। तो ये भी आपको बात अच्छे से याद रखनी है। अब इसके नीचे आता है इसका सेकंड पार्ट जो कि पेयर्ड नहीं है, जो कि अकेला है, वो है गाइस इसका डायएन्सेफेलॉन। तो हम में भी डायएन्सेफेलॉन है, हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह वगैरह, वही डायएन्सेफेलॉन इसमें है। अब जो डायएन्सेफेलॉन है वो प्लस इसका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो दोनों मिलके हमको दे देते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमको यहाँ पर मिल जाता है हमारा फ्रंट वाला ऊपरी भाग हमारे ब्रेन का, जैसे हम में भी होता है। अब उसके बाद आता है इसका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर दो गोले गोले प्रेजेंट होते हैं जो कि है गाइस इसके ऑप्टिक लोब्स। तो एक पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स जो इसको देखने की क्षमता देखते हैं, देख पाता है ये इसकी मदद से। तो ऑप्टिक लोब्स मिड ब्रेन पे चिपके होंगे इसके, ठीक है। तो मिड ब्रेन भी यहाँ पर हो गया। अब आते हैं पिछले भाग पे, दैट इज हाइंड ब्रेन पे। तो हाइंड ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होगी गाइस ऑब्वियसली सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो सेरिबेलम प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा हमको दे देंगे इसका हाइंड ब्रेन। अब क्या होता है गाइस, जो हमारा खोपड़ी है और हमारा गर्दन है दैट इज स्पाइनल कोड एंड हमारा जो ऊपर ये वाला है स्केलेटल सिस्टम हमारा क्रेनियम, तो इन दोनों के बीच में भी अटैचमेंट होता है। ये दोनों अटैचमेंट किसकी थ्रू होती है, ये होती है हमारे फोरामेन मैग्नम की मदद से, ठीक है गाइस। कहाँ गया फोरामेन मैग्नम, ओके 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 ओके, वी हैव समवेयर, ढूंढते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारा, हाँ ये रहा। तो जो हमारा जो हमने बात की लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन क्या था हमारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हमारी खोपड़ी के नीचे एक यहाँ पर छेद प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा गाइस फोरामेन मैग्नम। अब फोरामेन मैग्नम नामक छेद से हमारे ब्रेन की पूंछ जो कि है मेडुला ऑब्लोंगेटा ये निकलेगी और ये अटैच हो जाएगी दूसरे पार्ट से दैट इज स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड से आकर जुड़ जाएगी। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या करवा रहा है, कनेक्शन करवा रहा है, ठीक है। ओके गाइस, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ऑब्वियसली ये किसके अंदर होती है, ये होती है वर्टिब्रल कॉलम नाम की चीज के अंदर, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्शन देगा ऑब्वियसली। तो गाइस ये हो गया हमारा सीएनएस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आया हमारा फोर ब्रेन, फिर आया हमारा हाइंड ब्रेन, बीच में हमारा मिड ब्रेन भी था, कहीं कहाँ गया, ओके मिड ब्रेन। तो ये तीनों मिलके हमें क्या देते हैं, ब्रेन दे देते हैं जो कि सीएनएस का एक पार्ट है। ऑन द अदर हैंड आकर अटैचमेंट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड से जो सीएनएस का दूसरा पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन हमें मिलके दे देते हैं हमारा फाइनली सीएनएस। तो आई होप ये आपको अच्छे से पूरा पार्ट क्लियर है, बहुत इजी है, जैसे हमारे अंदर है वैसे ही है, बस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके
तरीके से नहीं करनी है, चीजें ऊपर ऊपर से ऊपरी ऊपरी पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात की 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं इस मेंढक के शरीर में। उसके अलावा ब्रेन इनक्लोज है एक बोनी कैविटी में जिसे हम बोल रहे हैं क्रेनियम, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये डन। अब हम आ जाते हैं सेंस ऑर्गन्स पे, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट का सेंसेस इसको कैसे आ रही है, इसके पास कुछ गीला पड़ा हुआ है इसको कैसे पता लग रहा है, इसके पास शोर हो रहा है, कोई प्रेडेटर इसकी तरफ भाग भाग के आ रहा है, इसको कैसे पता लग रहा है। तो वो ऑब्वियसली सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसकी मदद से हमें पता लगता है और इस मेंढक को भी पता लगता है। तो सबसे पहले टच के लिए इसके पास है सेंसरी पेपिला। उसके बाद आता है टेस्ट के लिए इसके पास है टेस्ट बर्ड। उसके अलावा सूंघने के लिए फॉर स्मेल इसके पास है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ये जो 3 चीजें हैं ये वेल डेवलप्ड इतनी नहीं है, ये एज मेजर ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही थोड़े से सेल के गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम सेलुलर एग्रीगेशंस बोल देते हैं, जो नर्व एंडिंग्स के अराउंड प्रेजेंट होंगी और नर्व्स वहां से सिग्नल्स लेकर सीनस के पास पहुंचा देगी। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं है, सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट्स के फॉर्म में इसके 3 सेंसेस, दैट इज सूंघने वाला, उसके अलावा इसका टच वाला, उसके अलावा इसका स्मेल वाला प्रेजेंट होगा, स्मेल वाला टच वाला हो गया, टेस्ट वाला तीसरा, ठीक है। अब आते हैं 2 और सिस्टम, सुनने वाला और देखने वाला, जो इसके थोड़े ज्यादा वेल डेवलप्ड है गाइस। तो फॉर हियरिंग एंड बैलेंस दोनों करवाता है इसका इंटरनल ईयर, जहां पे आपका टिम्पैनम बाहरी तरीके, जो बाहर धब्बा स्ट्रक्चर देखा था हमने, एक्सटर्नल ईयर की एब्सेंस है तो टिम्पैनम ही बाहर का ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टिम्पैनम अलोंग विद इंटरनल ईयर बैलेंसिंग भी और हियरिंग भी इस मेंढक की करवाएगा। यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर ऑब्वियसली एब्सेंट है, तो ये भी कौन सा है सिस्टम, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना है, हियरिंग के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम है। अब विजन के लिए क्या प्रेजेंट है, एक सिंपल आई प्रेजेंट है। सिंपल आई और कंपाउंड आई में क्या डिफरेंस है, सिंपल आई एक ही यूनिट से बनी है, कंपाउंड आई बहुत सारी यूनिट से इकट्ठा मिलके बनी है। तो यहाँ पर जो सिंपल आई है वो प्रेजेंट होगी इसके ऑर्बिट में, ऑर्बिट वही जगह है जहां पर ऐसे ढांचा, खोखला ढांचा प्रेजेंट है जिसके अंदर आई आकर फिट होती है, तो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला सिस्टम भी इसका गाइस वेल डेवलप्ड है, तो यहाँ पे भी देखने की क्षमता भी इसकी वेल डेवलप्ड है। अब बात करें कि ये मेंढक की कुछ खासियत भी है क्या, मतलब क्या काम का है मेंढक, कुछ काम वाम आता है, तो इसकी 2-3 काम है, बस ऐसे ऐसे देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उसके पास बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे जो कि क्रॉप को खराब कर सकते हैं, बीमारियां कर सकते हैं, खा सकते हैं। उन क्रॉप्स को बचाने के लिए क्रॉप के आसपास जो मेंढक होते हैं वो इंसेक्ट को खा लेंगे, उस वजह से प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप हो जाएगी। तो क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करवाने में ये मेंढक मदद करते हैं। उसके अलावा पार्ट ऑफ फूड साइकिल है ऑब्वियसली, हमारा जो क्या होता है इंसेक्ट उनको मेंढक खाएगा, मेंढक को मछली खाएगी, मछली को इंसान खाएगा। तो जो फूड साइकिल बनती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक कड़ी भी अगर डिस्टॉर्ट होता है, डिसरप्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, पूरी फूड साइकिल में एंड तक असर देखने को मिलता है। इस वजह से मेंढक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड साइकिल में, फूड चेन में कर रहा है। उसके अलावा मस्कुलर लेग्स हैं जो इसकी खाई जाती हैं कुछ इलाकों में, तो ये एज अ फूड भी काम आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन सोर्स है। ओके। अब हम मूव ऑन करते हैं फाइनली इसके लास्ट सिस्टम पे गाइस, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने बात किया एक्सक्रीटरी सिस्टम से थोड़ा जुड़ा हुआ है, हमें साथ भी पढ़ सकते थे बट थोड़ा सा आपको मेमोरी में अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया है मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम, आई होप आपको याद हो, रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली किडनीज है इसकी, बीन शेप नहीं है बट डार्क रेड कलर की है, ऐसे ऐसे कुछ शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क रेड कलर की आपकी किडनीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन किडनीज पे चिपका हुआ, एकदम ऐसे चिपका हुआ, मिला हुआ है क्या, इसके टेस्टिस। तो यहाँ पर जो टेस्टिस है और किडनी है, अच्छा खासा कनेक्शन है दोनों में। किसकी मदद से गाइज, वो है गाइज एक खास झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर से। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है किडनी और जो हमारे टेस्टिस हैं वो अटैच होंगे खास झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि डबल
फोल्ड है, अब डबल फोल्ड है, मूवमेंट अलाउ कर रहा है बीच में। तो एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से किडनी और टेस्टिस के बीच में अटैचमेंट हो रखी है, जिसे हम मेसोरकियम बोलते हैं। तो यहाँ पर मेसोरकियम प्रेजेंट है, दोनों के बीच में यहाँ पर अटैचमेंट प्रेजेंट है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंस देखें तो यहाँ पर किडनी के पास तो प्रेजेंट होता है ओवरी, जो हमारा ओवरी है वो किडनी के पास तो ऐसे प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है, बट दोनों में कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी फिजिकल अटैचमेंट प्रेजेंट नहीं है, अनलाइक द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं खास पार्ट पे, जो कि हमने बात की थी कि जो ये ट्यूब्स हैं ये यहाँ पे यूरेटर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है गाइस, ये यहाँ पर प्रेजेंट है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मतलब डायग्राम में लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख लो। तो यहाँ पे ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि ये कैरी करेंगे यूरिन भी एंड जेनाइटल मतलब स्पर्म्स कैरी करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे होता है। तो बस यहाँ पर किडनी प्रेजेंट है, अब किडनी तो स्पर्म्स नहीं बनाएंगी, स्पर्म तो टेस्टिस से बनेगा। अब जब ये टेस्टिस से हमारे स्पर्म्स बन जाते हैं वो रिलीज होते हैं खास ट्यूब्स में, जिसे हम बोलते हैं गाइस बिडर्स कैनाल। तो यहाँ पर बिडर्स कैनाल लिखा हुआ है, लिख लेना अपनी नोटबुक में। और ये माइंड मैप्स हैं जो मेरे पीछे वो टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे सेशन में तो आपको अभी तक डाउनलोड करके खोल लेना चाहिए था। मैं काफी लेट बता रही हूँ, बट यार रिविजन कर लेना, ठीक है। तो पीडीएफ ड्रॉप कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पर जो बिडर्स कैनाल है गाइस, वो बिडर्स कैनाल क्या करेगी, वो रिसीव कर लेगी टेस्टिस से स्पर्म्स को। तो टेस्टिस से स्पर्म्स रिसीव हो गए, बिडर्स कैनाल में एंटर कर गए। अब बिडर्स कैनाल से पहले वासा एफरेंशिया भी आते हैं। कितने वासा एफरेंशिया आते हैं? 10 से 12 एफरेंशिया। तो आपके टेस्टिस में जितना भी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको वासा एफरेंशिया 10 से 12 कलेक्ट करेंगे, 10 से 12 इधर होंगे, 10 से 12 इधर होंगे, वो कलेक्ट कर लेंगे, उसको बिडर्स कैनाल में पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे जो बिडर्स कैनाल है इसके अंदर पहुंच गया। अब बिडर्स कैनाल का कनेक्शन होता है गाइज हमारे किससे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट में सारे स्पर्म्स भेज दिए जाएंगे जहां पर किडनी से ऑलरेडी यूरिन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे किडनीज है, यहाँ से जो यूरिन आ रहा है वो आ गया यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। यहाँ पे टेस्टिस से थ्रू वासा एफरेंशिया, देन बिडर्स कैनाल आ गया हमारा स्पर्म, तो ये भी आ गए। तो यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन ट्यूब प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं गाइस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये यूरिन भी कैरी करेगी, गमीट्स भी कैरी करेगी, दोनों कैरी करेगी। और उसके अलावा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड में एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है जो दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, दोनों में सेम ही है। क्या होगा, थिन वॉल्ड होगा, वेंट्रल टू रेक्टम प्रेजेंट होगा, आगे की तरफ, नीचे की तरफ मेंढक में, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करें ऐसे ही जैसे इसमें सेम ट्यूब है, क्या इसमें भी सेम ट्यूब है? नहीं, मतलब फीमेल्स है, मतलब नखरे हैं, अलग अलग चाहिए दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा गाइज, यहाँ पर होगा इसका जो गमीट्स कैरी करने वाली ट्यूब है जो ओवरी से निकल रही है वो अलग, और जो किडनी से यूरिन कैरी करने वाली डक्ट है वो अलग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी किडनी यहाँ पर है, किडनी से निकल रहा है यूरेटर जो कि क्लोएका में एंटर कर गया, बट इसका ओवरी से कोई भी फंक्शनल अटैचमेंट नहीं है। हमारी ओवरी से निकल रही है एक और खास ट्यूब जिसका नाम है ओविडक्ट, जो भी क्लोएका में एंटर करके हमारे जो गमीट है उधर भेज देती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ओविडक्ट है ये इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ओविडक्ट एंड यूरेटर अलग अलग हैं, दोनों के अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं है फंक्शनली, फिजिकली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्लोएका में यहाँ पर फाइनली हमारे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2500 से 3000 ओवाज एग्स रिलीज किए जाते हैं, क्लोएका से निकल जाएंगे 25 से 3000 एग्स, जिनके ऊपर अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मतलब 2500 से 3000 एग्स बाहर पानी में छोड़ दिए फीमेल मेंढक ने, जो हमारा मेल मेंढक है उसने स्पर्म्स अपने छिड़क दिए 2500 से 3000 एग्स पे, बाहर पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर 2500 से 3000 ओवा याद रखना है, ये वाला नंबर याद हो जाना चाहिए। 10 से 12 वासा एफरेंशिया है वो भी याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंगल टाइम पे जो 2500 से 3000 अंडे निकले उनके
ओवा एग निकले उनके ऊपर स्पर्म छिड़क दिया जाएगा, बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है गाइज, वो डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा इनडायरेक्ट होता है, मतलब डेवलपमेंट भी डायरेक्ट नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो है ही, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा मेंढक में। मतलब एक स्टेज आएगी जहां पर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं गाइज टेडपोल। तो यहाँ पर टेडपोल लार्वा बनता है जो कि एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फोसिस। पूरा इसका जो रूपरेखा है वो बदल दी जाती है मेंढक की टेडपोल से अडल्ट के बीच में। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमने आज का जो सेशन है मेंढक के बारे में सब पढ़ लिया है। कॉकरोच के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, एनिमल टिश्यूज के बारे में पिछले सेशन में पढ़ लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं, जैसे कि हमारा जो बहुत अच्छा ऑफर था प्रतिष्ठा इवेंट पे जो रिलीज हुआ था 9 मंथ्स के एक्सटेंशन पे, 9 मंथ्स आपको फ्री था, 50% आपको सब्सक्रिप्शन पे ऑफ भी था, वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 23 दिसंबर। तो आपको 23 दिसंबर तक अभी भी मौका है अच्छे खासा जो ये है सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने का। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं गाइस tan18 नामक कोड। तो tan18 नाम का कोड यूज करके, जो मेरा कोड है उसको यूज करके अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, उससे मिल जाएगा आपको ये वाला ऑफर। तो अगर हम कुछ बैचेस की बात करें और कुछ टेस्ट सीरीज की बात करें तो गाइज टाइम बहुत ज्यादा निकल गया है। ठीक है, मतलब रियलिटी चेक की जरूरत है अब आपको। 4 महीने और कुछ दिन बचे हैं। इस पॉइंट पे आपको प्रिपरेशन में प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। उसके लिए है बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज जो दिसंबर 22 से स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी की, जो काफी नॉमिनल प्राइस 999 से स्टार्ट हो रही है। जो आप लेना चाहें तो ऑब्वियसली ले सकते हैं। उसके अलावा बैचेस की बात करें तो निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच तो है ही। अगर आप छोटे बच्चे हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं और आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में डॉक्टर, आपके छोटे भाई बहन बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आप ले सकते हैं निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जिसमें अर्ली एज में 9th 10th में ही आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन हो जाती है स्टार्ट। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं गाइस, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर करना होगा। उसके अलावा जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको माइंड मैप जो हमने अभी अभी पढ़े इतने डिटेल में वो रिविजन के लिए मिल पाए। ठीक है, तो उसके अलावा गाइस नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लो। अब क्या कर रहे हो, 90% बच्चे सब्सक्राइब करते ही नहीं है, लेक्चर देखते, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार। एंड यस, आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।